इसका क्या महत्व है और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसके बारे में अपन ने पहले पढ़ा कि जीन्स की संरचना में फेरबदल करना, उसकी आणविक संरचना ज्ञात होने के बाद जीन परिचालन या जीन मैनिपुलेशन कहलाता है। और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है वो अनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। वर्तमान समय में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक या इंडस्ट्रियल महत्व हो, और चाहे मानव जाति को श्रेष्ठ बनाए रखने वाली विधि जिसको हम यूजेनिक्स कहते हैं, उसके लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। यह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम इसको पढ़ रहे हैं, ये आज बहुत ज़्यादा उन्नति कर रहा है। तो ये इसका क्या महत्व है और इसके क्या एप्लीकेशन है, किन किन क्षेत्रों में इसके द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, कुछ उदाहरणों से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कि कृषि के क्षेत्र में जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन मैनिपुलेशन का क्या महत्व है। वर्तमान समय में वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसे जीन्स की खोज की जा चुकी है, उनकी आणविक संरचना की, जो स्वयं नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। सामान्य रूप से, प्राकृतिक रूप से जो दलहनी पौधे होते हैं, सिर्फ उनके जड़ों में स्थित जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, उन्हीं के अंदर ऐसे जीन्स मौजूद होते हैं जो कि वर्तमान वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सके। और जितने की अदलहनी फसल होती है वो स्वयं वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकते। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से उस जीन को आइसोलेट किया गया कि राइजोबियम के अंदर ऐसा कौन सा जीन्स है जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। उस जीन को आइसोलेट करके, उसकी आणविक संरचना का अध्ययन करके, उसी प्रकार के कृत्रिम जीन्स बना करके उनको दूसरे फसली पौधों में, अनाजों में भी स्थिरीकरण किया जा रहा है उसका, ताकि पौधे स्वयं नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सके और खेतों में यूरिया आदि का इस्तेमाल कम से कम हो सके, ताकि पोल्यूशन से बचा जा सके। यानी दलहनी पौधों को छोड़ करके शेष पौधों में भी इस प्रकार से जीन थेरेपी शुरू हो गई है, जिससे कि पौधे स्वयं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। दूसरे पौधों में, कुछ पौधों में रोग प्रतिरोध क्षमता बहुत अधिक होती है और कुछ पौधों में रोग प्रतिरोध क्षमता बहुत कम होती है। ये उनके अंदर पाए जाने वाले जीन्स के ऊपर निर्भर करते हैं। जिनके अंदर रोग प्रतिरोध क्षमता बहुत अधिक होती है वो जनरली खरपतवार होते हैं, जिनको हम वीड्स कहते हैं। इन खरपतवारों का अध्ययन किया गया कि उनके अंदर उपस्थित जो जीन्स होते हैं वो किस प्रकार से रसायनों का निर्माण करके या उपापचयी क्रियाओं के द्वारा रोग प्रतिरोध क्षमता अपने अंदर पैदा करते हैं। उस जीन को आइसोलेट किया गया और उस जीन की संरचना का अध्ययन करके उस प्रकार के जीन्स का निर्माण किया गया और कुछ खरपतवारों से उन जीन्स को बाहर निकाल करके फैक्टर के साथ या वाहक के साथ जोड़ करके उनको फसलीय पौधों के साथ जोड़ा गया, ताकि फसलीय पौधों में भी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ सके। इसी प्रकार से कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन की क्षमता होती है। कुछ हाइब्रिड टाइप इस प्रकार के होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज का उत्पादन करते हैं। तो उनके अंदर ऐसे कौन से जीन्स हैं जिनके द्वारा इन पौधों के अंदर, इन फसलीय पौधों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करने की क्षमता आती है। तो उस जीन को भी इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से और जीन परिचालन के माध्यम से आइसोलेट करके उसको आइडेंटिफाई किया गया, उसको पहचाना गया और पहचानने के बाद उन जीन्स को फसलीय पौधों के अंदर प्रत्यारोपित किया गया या प्रतिरोपित किया गया, ताकि उन फसलीय पौधों में भी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार की क्षमता आ सके। इस प्रकार से वांछित जीन्स को जीन मैनिपुलेशन के द्वारा
जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा अच्छे पौधों में डाला जा सके, ताकि पौधों की अच्छी किस्में विकसित की जा सके, अच्छे गुणवत्ता वाले, जिनमें पोषक तत्वों की अच्छी ज़्यादा मात्रा है, अच्छी गुणवत्ता वाले जिनमें अच्छे प्रकार के विटामिन्स उपस्थित हो। इस प्रकार के जीन्स को आइसोलेट करना सबसे मुख्य काम, और उनको वांछित पौधों में इंजेक्ट करना या डालना या उनके अंदर प्रवेश कराना जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से आजकल। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता कम होती है। सामान्य रूप से सभी पौधे, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, और इनके क्लोरोप्लास्ट की संरचना कि उसके अंदर किस प्रकार, क्लोरोप्लास्ट में भी यानी कि हरित लवक में भी जीन्स पाया जाता है, आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, और उन जीन्स को आइसोलेट करके देखा गया कि किस प्रकार के क्लोरोप्लास्ट ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। तो ऐसे जीन्स को भी आइसोलेट करके, उनको आइडेंटिफाई करके, उनको पहचान करके उन पौधों में उनको प्रत्यारोपित किया जा रहा है, वाहकों की सहायता से प्रवेश कराया जा रहा है जिनमें कि प्रकाश संश्लेषण कम मात्रा में होता है, या जिनमें कि भोजन निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी गति से होती है या कम गति से होती है। इस प्रकार से फसली पौधों में कृषि के क्षेत्र में जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत आगे तक कार्य कर रहा है। C3 प्लांट्स को C4 प्लांट्स में बदल रहा है। C3 प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें प्रथम स्थायी जो यौगिक होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, वो 3 कार्बन परमाणु युक्त पदार्थ होता है, उसको C4 प्लांट्स में बदला जा सकता है, ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके, या C4 प्लांट्स जो है वो ज्यादा अनुकूलित होते हैं वातावरण के, और C3 प्लांट्स थोड़े कम अनुकूलित होते हैं। तो ज्यादा अनुकूलन ग्रहण कर सके ऐसे पौधों में उनको बदला जा सकता है। दूसरा है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे उपयोग हुए हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के, जिसमें मानव के अंदर यदि कोई अवांछित जीन्स है, जैसे कि जनरली सिकलिंग के जो जीन्स होते हैं, सिकलिंग कैसे पैदा हुआ होगा? जरूर अडेप्टेशन से। सिकलिंग एक बेनिफिट भी है। जिसको सिकलिंग बीमारी होती है या जिसके लाल रक्त कणिकाएं हंसिया के आकार की होती है, उनको मलेरिया बीमारी नहीं होती। तो जहां मच्छर बहुत ज्यादा होते थे, जहां मलेरिया बीमारी बहुत ज्यादा होती थी, अडेप्टेशन के कारण या अनुकूलन के कारण उनमें ये दात्र कोशिका की परंपरा आरंभ हो गई है। उनके आनुवंशिक पदार्थों में इस प्रकार से परिवर्तन हो गया, म्यूटेशन हुआ, जिसके कारण उनका आकार, लाल रक्त कणिकाओं का आकार हंसिया के समान हो गया। तो अब ये बीमारी चूंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल गई है और इससे संबंधित रोगी आज पूरे वर्ल्ड में काफ़ी मात्रा में हो गए, तो इस बीमारी को कैसे दूर किया जा सकता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से इस जीन्स को, इस अवांछित जीन को हटा करके उसके स्थान पर वांछित जीन को, या जिससे की सिकलिंग बीमारी नहीं होती है, ऐसे जीन का समावेश किया जा सकता है। इसी प्रकार से इंसुलिन के उत्पादन में, चिकित्सा के क्षेत्र में इंसुलिन का बहुत महत्व है। इंसुलिन हमारी ग्रंथि, जिसको हम कहते हैं अग्न्याशय, उसके अंदर पाई जाने वाली लैंगरहैंस की दीपिकाओं में बनते हैं और ये मधुमेह रोग को नियंत्रित करते हैं। इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को ब्लड में, जो ग्लूकोज पाया जाता है रक्त में, उसको ग्लाइकोजन में, एक्सेस अतिरिक्त जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजेन में बदल देता है। और ग्लाइकोजन एक संचित शर्करा है जो कि हमारी यकृत की कोशिकाओं में पाई जाती है। यदि ये इंसुलिन कम हो जाए तो ये ग्लूकोज यूरिन के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है, जिससे कि हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति आ जाती है, व्यक्ति को चक्कर होता है, वेट लॉस होता है, कीटोन बॉडीज बनते हैं, एसिड की बॉडीज बनती हैं, बार बार प्यास लगती है और शरीर में बहुत कमजोरी आ जाती है। तो इस इंसुलिन का जो इंजेक्शन है, ऐसे
मधुमेह संबंधित रोगी को दिया जाता है। पहले ये इंसुलिन जो है वो गाय से और सूअर से निकाल करके उपयोग किया जाता था, परंतु इसका साइड इफेक्ट यानी बहुत दुष्प्रभाव लोगों में या इस बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों में देखा गया। तो ये इंसुलिन किस प्रकार अन्य विधि से बनाया जा सके ताकि मनुष्य में इसका कोई दुष्प्रभाव उत्पन्न न हो और आसानी से ये उनके शरीर में मधुमेह को कंट्रोल कर सके, मधुमेह ने डायबिटीज शर्करा का जो रोग होता है उसको कंट्रोल कर सके। इस दिशा में जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा इंसुलिन जीन को आइडेंटिफाई किया गया, आइसोलेट किया गया और फिर उसको ई कोलाई के साथ उसके प्लाज्मिड के साथ जोड़ करके पोषक कोशिका के अंदर प्रवेश कराया गया और फिर इंसुलिन की प्रतिलिपियां तैयार की गई और लगातार तैयार भी की जा रही है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो इस क्षेत्र में लगातार कोशिश कर रहे हैं। आइसोलेशन के बाद उसका शुद्धिकरण होता है, प्यूरिफिकेशन होता है और फिर प्यूरिफिकेशन के बाद उस इंसुलिन को जीन इंजेक्शन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बनाया गया है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ये हेपेटाइटिस वैक्सीन जो है, हेपेटाइटिस नामक एक बीमारी, पीलिया से संबंधित जो क्रॉनिक बीमारी होती है, पीलिया जब बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति में हो जाता है तब हम उसको हेपेटाइटिस कहते हैं और ये वायरस के कारण होता है, एक विषाणु के कारण होता है। जो हेपेटाइटिस बी है वो विषाणु बी के कारण होता है। ऐसे एक और बीमारी होती है इसी से संबंधित, वह है हेपेटाइटिस ए, उसका भी वैक्सीन बनाया गया है और ये वैक्सीन जो है क्लोनिंग मेथड से ही तैयार किए जाते हैं, मतलब डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, जीन पुनर्संयोजन विधि के द्वारा इसकी बहुत सारी मात्रा तैयार की जाती है और फिर उसको वैक्सीन के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो विधि वही है कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कैसे बनाया गया, पर्टिकुलर या खास प्रकार के वायरस के अंदर जो जीन उपस्थित होता है जिसके कारण हेपेटाइटिस बीमारी होती है, पहले उसको आइसोलेट किया गया होगा और आइसोलेट करने के बाद फिर उस जीन्स की मात्रा तैयार की जाती है वेक्टर्स के द्वारा, फेजेस के द्वारा। और वैक्सीन का मतलब होता है कि रोग के जो कारक होते हैं उसी का ही इंजेक्शन बनाया जाता है। जैसे चेचक का टीका लगता है तो चेचक के विषाणु ही शरीर में डाल दिए जाते हैं ताकि शरीर के अंदर ऑटोमेटिक प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न हो जाए। और इसी प्रकार से एक और विधि अपनाएगी जिसमें कि कोशिकाओं, मानव कोशिकाओं को, कुछ मानव कोशिकाओं को शरीर से बाहर निकाल करके उसको एक कल्चर माध्यम में रख दिया गया। ऐसे कल्चर माध्यम में रखने के बाद ये देखा गया कि इन कोशिकाओं में गैलेक्टोज उपापचय से संबंधित कोई भी एंजाइम मौजूद नहीं था। गैलेक्टोज एक शुगर है, डाइसेक्राइड है, इसके उपापचय से संबंधित कोई भी एंजाइम मौजूद नहीं थे। तो कृत्रिम तरीके से इन कोशिकाओं के अंदर पहले तो इस माध्यम में गैलेक्टोज उपापचय से संबंधित जो जीन्स है उन जीन्स को आइसोलेट किया गया और वो जीन्स मानव कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर गए और उन्होंने ऐसे एंजाइमों का निर्माण किया। जीन से एंजाइम बनते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण होता है। जीन जब अपना ट्रांसक्रिप्शन करता है अपने द्वारा मैसेंजर आरएनए बनाता है। जीन क्या है? डीएनए है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है और मैसेंजर आरएनए से फिर प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। तो जो गैलेक्टोज उपापचय से संबंधित जीन्स थे उसको इस ऊतक संवर्धन माध्यम में रख दिया गया जिसमें कि
मानव कोशिकाएं थी और वो जीन्स इन कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर गए और उन्होंने वो एंजाइम बनाए जो गैलेक्टोज उपापचय से संबंधित थे। यानी उन कोशिकाओं के अंदर भी गैलेक्टोज का मेटाबॉलिज्म होने लगा और उन्होंने जो कोशिकाएं बनाई विभाजन के पश्चात, वो कोशिकाएं भी इन जीन से संबंधित थी या जीन युक्त थी जिसमें कि गैलेक्टोज उपापचय से संबंधित जीन्स मौजूद थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आनुवांशिक पदार्थों को इन कोशिकाओं ने ग्रहण किया जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से और फिर उसको अपनी संतति कोशिकाओं में भी संचरित कर दिया। इसी प्रकार से बहुत सारे हार्मोन्स का भी कृत्रिम तरीके से, विशेष करके जो ग्रोथ हार्मोन है, मानव वृद्धि हार्मोन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं GH, यदि ये हार्मोन शरीर में कम मात्रा में निकले तो आदमी बौना रह जाता है। तो इस ग्रोथ हार्मोन को बनाने वाला या ये हार्मोन किस जीन से प्रेरित होकर के बन रहा है या किन एंजाइमों की उपस्थिति में ये ग्रोथ हार्मोन बन रहा है। यानी ग्रोथ हार्मोन को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के तत्व जो कि पीयूष ग्रंथि में पाए जाते हैं, पीयूष ग्रंथि में ग्रोथ हार्मोन उपस्थित होता है, वहीं पर बनता है। तो ये तत्व मिलकर के वृद्धि हार्मोन बनाते हैं और इन तत्वों को जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के एंजाइम कोशिका के अंदर सक्रिय रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एंजाइम जीन्स की सहायता से बनता है। पहले उन जीन्स को आइसोलेट किया गया और उसके क्लोन तैयार किए गए, उसकी प्रतिलिपियां तैयार की गई DNA पुनर्संयोजन विधि से और फिर उनकी मात्रा ई कोलाई के अंदर या ईस्ट के अंदर बढ़ा करके और फिर उसके ऐसे कृत्रिम तरीके से हार्मोन्स तैयार किए जा रहे हैं जिसका कि इस्तेमाल जीवों में, मनुष्य जाति में किया जा सके। तो इस प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में और बहुत से काम है। कई बीमारियां उत्पन्न करने वाले जो अवांछित जीन्स होते हैं, खराब जीन्स होते हैं, जिनमें जन्मजात विकृति होती है कई मनुष्यों में, उन विकृतियों को दूर किया जा सकता है और किया जा रहा है ताकि कई प्रकार की एबनॉर्मलिटीज, मेंटली एबनॉर्मलिटीज और फिजिकल जो असामान्यताएं हैं उनको जीन थेरेपी के द्वारा दूर किया जा रहा है। उसके पश्चात उद्योग के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें कि हम सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करके और जीन के द्वारा हम किसी भी पदार्थ को जो मानव उपयोगी है उसका ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो विधि कहलाती है बायोटेक्नोलॉजी या जैव तकनीकी। उद्योग के क्षेत्र तो बड़े पैमाने पर कई प्रकार के अल्कोहल्स, जैसे मिथेनॉल है, जैसे एथेनॉल है और एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, कई प्रकार जो सूक्ष्म जीवों द्वारा जनरली बनते हैं। फर्मेंटेशन किण्वन की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सूक्ष्म जीव अपने माध्यम की शर्करा को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जैसे कि एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई। ये एक सूक्ष्म जीव है, एक बैक्टीरिया है जिसकी उपस्थिति में एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। एसिटिक अम्ल ये माध्यम की शर्करा को, अपने आसपास के शर्करा को, जिस माध्यम में वो पनप रहे हैं उस माध्यम की शर्करा को एसिटिक एसिड में बदल देते हैं। तो शर्करा को एसिटिक एसिड में बदलने के लिए जो एंजाइम इन एसिटोबैक्टर एसिटाई के अंदर पाए जाते हैं, पहले उसको
आइसोलेट किया गया। उसके पश्चात उनको शुद्धिकरण किया गया और शुद्धिकरण करने के पश्चात उसका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ई कोलाई के अंदर प्रवेश करा करके वेक्टर की सहायता से, प्लाज्मिड्स जो मुख्य रूप से है उसकी सहायता से उसको प्रवेश करा करके और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा तैयार की जा सकती। तो एथेनॉल, मेथेनॉल, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, मैलिक एसिड, इस प्रकार से कई प्रकार के अम्ल और अल्कोहलों का औद्योगिक पैमाने पर निर्माण किया जा रहा है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा औद्योगिक महत्व है। इसी प्रकार से मेडिकल के क्षेत्र में जो वैक्सीन तैयार किए जाते हैं, जो एंटीबायोटिक्स तैयार की जाती है, जैसे विशेष करके पेनिसिलिन आदि, वो भी इसी जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा किया जा रहा है। और जो मुख्य है वो है क्लोनिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा एक ऐसी विधि तैयार की गई जिसके द्वारा समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह, जिसमें असंख्य कोशिकाएं हो सकती है, या समान प्रकार के जीवों के समूह, इसमें अनगिनत जीन्स होते हैं, यानी व्यापक पैमाने पर इनकी मात्रा को समान, जो कि एक समान दिखाई, उनको तैयार किया जा रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है जेनेटिक इंजीनियरिंग का वो है क्लोनिंग। एक समान कोशिकाओं के समूह को या एक समान जीनों के समूह, जीन्स के समूह को हम क्लोन कहते हैं। और क्लोन बनाने की जो प्रक्रिया है, जिस विधि से क्लोन तैयार किए जाते हैं, वो विधि क्लोनिंग कहलाती है। और ये सिर्फ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से ही संभव हो सका है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में क्लोनिंग एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, विशेष करके सभी के लिए, चाहे वो एक कोश के जीव हो, चाहे बहुकोश के जीव हो, चाहे मानव हो, चाहे पौधा हो, सभी क्षेत्र में क्लोनिंग के द्वारा बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। जिसमें आपने डॉली नामक भेड़ के बारे में सुना होगा। 1996 में एक भेड़ पैदा की गई जो कि क्लोन विधि से तैयार की गई थी। और इस क्लोनिंग का महत्व इसलिए है क्योंकि इसके द्वारा समान गुणों वाले, मतलब एक जनक से बिल्कुल उसी की बिल्कुल फोटोकॉपी तैयार की जा सकती है, वो भी कई कॉपियों में, यानी कई प्रतिलिपियां तैयार की जा सकती है। तो ये क्लोनिंग भी कई प्रकार से किए जा रहे हैं। अलग अलग प्रकार के क्लोनिंग होती है या इसके अलग अलग प्रकार है। इसमें एक है सेल क्लोनिंग, सेल कोशिका क्लोनिंग जिसको हम कहते हैं। दूसरे जीन्स क्लोनिंग, organisms, cloning, जीव, सेल क्लोनिंग मतलब कोशिका, एक संपूर्ण कोशिका की हूबहू उसी प्रकार की प्रतिलिपियां तैयार करने की जो प्रक्रिया है उसको हम सेल क्लोनिंग कहते हैं, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो।
प्लांट सेल को भी इसी प्रकार से क्लोन किया गया। और जैसे इसके पहले अपन ने पढ़ा कि मानव सेल को, कोई भी कोशिका जब जीव शरीर से बाहर निकाली जाती है तो वो जीवित नहीं रहती, इसीलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक टेक्नोलॉजी इजाद की गई जिसका नाम था कल्चर मीडिया, टिश्यू कल्चर जिसको हम कहते हैं, टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन जिसको कहते हैं टिश्यू कल्चर, जिसमें किसी भी कोशिका को जब जीव शरीर से बाहर निकाला जाता था तो अध्ययन के पहले वो डेड हो जाती थी, मृत हो जाती थी। तो कोशिका जीव शरीर के बाहर रहे और उसका अध्ययन संभव हो, इसीलिए एक ऐसा माध्यम बनाया गया जिसमें कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित थे, और इस माध्यम को कहा गया संवर्धन माध्यम। संवर्धन माध्यम, इस माध्यम में जीव शरीर की कोशिकाओं को निकाल करके उनको ये देखा गया कि वो जीवित रहती हैं और वृद्धि भी करती हैं और विभाजन भी करती हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को कहा गया टिश्यू कल्चर मेथड या ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया। और इसी ऊतक संवर्धन का उपयोग करते हुए और आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा कोशिकाओं की क्लोनिंग की जाती है आजकल, वनस्पति कोशिका की और जंतु कोशिका की। वांछित कोशिकाओं को जीव शरीर से बाहर निकाल करके पहले उनको पृथक किया जाता है। जैसे आपकी स्किन निकाली गई तो स्किन को निकाल करके कुछ एंजाइमों की सहायता से पहले उसके सारे टिश्यूज को अलग किया जाता है। जैसे स्किन में कई प्रकार के होता है, उसके साथ जुड़े कई प्रकार की कोशिकाएं जुड़ी है, तो उन कोशिकाओं को पहले अलग अलग किया जाता है। फिर एक ऐसा पदार्थ होता है जो कैल्शियम आयंस को तुरंत अवशोषित कर लेता है। दो कोशिकाओं का जो संधि स्थल है, उन कोशिकाओं के संधि स्थल से कैल्शियम को जब हटा दिया जाता है तो कोशिकाएं अपने आप क्या हो जाती है, पृथक हो जाती है। इस प्रकार से अलग अलग कोशिकाओं को आइसोलेट करके, उनको पृथक करके अलग अलग कल्चर माध्यम में रखा गया। और कल्चर माध्यम में रखने के बाद ये देखा गया कि वो अपने समान कई कोशिकाओं का सेम टू सेम उसकी प्रतिलिपियां, उसकी डुप्लीकेट कॉपीज तैयार हो जाती है। तो ये मानव कोशिकाओं के साथ भी ये प्रयोग करके देखा गया और वनस्पति कोशिकाओं के साथ भी ये प्रयोग करके देखा गया। इवन अलग अलग कोशिकाओं को जोड़ करके और एक नई कोशिकाओं का भी निर्माण किया गया, जिसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट संलयन, जिसमें दो कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्म को आपस में जोड़ करके एक नई कोशिका का निर्माण किया जा सकता है और उसकी प्रतिलिपियां तैयार की जा सकती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से और क्लोनिंग के माध्यम से ऐसे हाइब्रिड सेल्स वनस्पतियों में बहुत सारे तैयार किए गए। विशेष करके तंबाकू में प्रयोग करके देखा गया। दो अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग प्रजाति के तंबाकू की पत्तियों का सेल लिया गया और उनको पहले आइसोलेट किया गया, उनकी क्लोनिंग तैयार की और क्लोनिंग तैयार करने के बाद दो अलग अलग प्रकार की सेल को आपस में जोड़ दिया गया एंजाइमों की सहायता से। इसी प्रकार से जीन क्लोनिंग, खास प्रकार के जीन्स को प्राप्त करने के लिए डीएनए के तंतुओं को तोड़ करके, डीएनए का वो सेगमेंट जिसमें कि एक संपूर्ण सूचना हो, जिसमें पूरा जेनेटिक कोड हो, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को बनाने के लिए वो जीन कहलाता है। और उसी जीन को, वांछित जीन को डीएनए रिकॉम्बिनेंट तरीके से उसका संवर्धन किया गया और उसकी क्लोनिंग की गई, वांछित वाहक से जोड़ करके पोषक कोशिकाओं के अंदर उनको प्रवेश कराया गया। यानी जीन क्लोनिंग में भी पूरी वही विधियां चलती है जो कि एक डीएनए रिकॉम्बिनेंट मेथड में चलता है, उस विधि से जीन क्लोनिंग की जाती है। इसी प्रकार से ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग, यानी एक संपूर्ण जीव की भी क्लोनिंग की जा सकती है। ये प्रयोग एक मेंढक में भी करके देखा गया और जैसे उदाहरण में बताया था कि एक भेड़ की क्लोन तैयार की गई, एक ऐसे गाय की क्लोनिंग तैयार की गई, एक ऐसे गाय को विकसित किया गया क्लोनिंग के माध्यम से जिसमें कि औषधि युक्त दूध देने की
प्रवृत्ति थी, यानी ऐसी गाय जो औषधि युक्त दूध दे रही थी। डायरेक्ट उसके अंदर ऐसे जीन्स का प्रवेश कराया गया जो कि ड्रग रेजिस्टेंस था, और दूसरी कोशिकाओं को जोड़ने में तो अभी मदद नहीं मिली है, पर ये दो ऐसे उदाहरण हैं जिससे हम जान सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जीव क्लोनिंग भी संभव है। हालांकि बहुत देश के जो सरकारें हैं इनके ऊपर प्रतिबंध लगा रही है। कहा जाता है कि एक उदाहरण है कि एक बहुत विश्व प्रसिद्ध टेररिस्ट था, उसकी भी बहुत सारे क्लोन्स तैयार हुए हैं जो कि हूबहू उसी के जैसे दिखाई देते हैं, ताकि एक खत्म हो जाए तो दूसरा उसका स्थान ले सके। तो जीव क्लोनिंग में भी विशेष करके मेंढक की प्रजाति होती है जिसको हम कहते हैं टोड या भेक, उसकी एक कोशिका को निकाल करके उसका एक अनफर्टिलाइज्ड एग, यानी उसके अंदर जो अंडे बनते हैं उन अंडों को निकाल करके उसके अंदर का न्यूक्लियस डैमेज कर दिया गया, और फिर टेडपोल का जो इंटेस्टाइन होता है, टेडपोल मेंढक का लार्वा है, मेंढक का एक अनिषेचित अंड लिया गया या एग जिसको हम कहते हैं, और इस अनिषेचित अंड की यह विशेषता थी कि इसमें केंद्रक अनुपस्थित है। केंद्रक अनुपस्थित। फिर उसको अनिषेचित अंड के अंदर दूसरे मेंढक का जो टेडपोल लार्वा है, टेडपोल लार्वा, इसके आंत की अतड़ी की एपिथेलियम कोशिका, एपिथेलियम कोशिका का केंद्रक, उसको निकाल करके इस अनिषेचित अंड के साथ जोड़ दिया गया। इसके केंद्रक को निकाल करके इस अनिषेचित अंड के अंदर डाल दिया गया। तो ये जो अनिषेचित अंड है अब एक जाइगोट की तरह व्यवहार करने लगा और फिर इसकी क्लोनिंग तैयार की, मतलब संपूर्ण जीव में वो परिवर्धित हो गया। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से एक जीव की भी क्लोनिंग तैयार की जा सकती है, एक संपूर्ण जीव बनाया जा सकता है। तो ये सारे एप्लीकेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत मायने रखते हैं, विशेष करके क्लोनिंग, जिसके द्वारा लुप्त होने वाली प्रजाति, जितने भी लुप्त होने वाले पौधे हैं, जंतु हैं, जिनकी संसार में मात्रा बहुत कम है या जिनकी संख्या बहुत कम है, ऐसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, उनके जीन की मात्रा बढ़ा करके, उनसे ले करके उनकी जीन की मात्रा को बढ़ा करके, उनकी क्लोनिंग करके, उनके सेल्स की क्लोनिंग करके और उनकी प्रजाति को संरक्षित किया जा सकता है, उनके जेनेटिक मटेरियल को संरक्षित किया जा सकता है, ताकि भविष्य में उनके क्लोन तैयार किए जा सके। इस प्रकार से जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपने देखा कि इसका हर क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में रोग प्रतिरोध क्षमता, ज्यादा उत्पादन या नए हाइब्रिड वैरायटी तैयार करने में, चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे वो मानव उपयोगी हो, चाहे दवाई से संबंधित हो, उद्योग के क्षेत्र में और क्लोनिंग के क्षेत्र में जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत ज्यादा महत्व है। तो इन बिंदुओं को आप नोट कर लेंगे। धन्यवाद।